के लिए सरकार का इंतजार जल्द खत्म होने जा रहा है। बीजेपी और पीडीपी के बीच सरकार बनाने को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन मंत्रालयों को लेकर दोनों पार्टियों के बीच कुछ पेच फंसे हुए ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन ताजा जानकारी में कल राज्यपाल से मिलेंगे दोनों पार्टियों के विधायक। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के लिए, पवन शर्मा। पवन, अब क्या है लेटेस्ट और क्या मीटिंग के बाद फैसला हुआ है? देखिए, अभी दोपहर को बैठकों का दौर शुरू हुआ था। बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी, उसके बाद बीजेपी और पीडीपी के दोनों की एक बैठक हुई है। उस बैठक में ये निर्णय लिया है कि दोनों ही कल राज्यपाल से समय लेकर उनसे मिलेंगे और कल दोनों पार्टियां वहां मिलने के बाद उनको पत्र सौंपेंगी कि कौन सी डेट को शपथ लेंगे और उसके बाद डिसाइड होगा कौन कौन से कैबिनेट मंत्री बनेंगे, किसको क्या मंत्रालय वहां पर मिलेगा। लेकिन आज जो बैठकों का दौर था वो सुबह से चला था, अभी जाके खत्म हुआ है। जो बीजेपी के विधायक हैं वो पीडीपी के जो लीडर्स हैं उनके साथ बैठक करके वापस लौटे हैं और पार्टी के जो महासचिव हैं राम माधव उनको ब्रीफ कर रहे हैं कमरे में कि मीटिंग में क्या क्या हुआ है। ओके, पवन, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सियासत पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं दो और खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान और सीएसडीएस के फेलो हिलाल अहमद। स्वागत है आप दोनों का। हिलाल, इतने महीने क्यों लग गए इस फैसले को लेने में? क्योंकि अगर आज बिना किसी बदलाव के दोनों दल मान गए हैं कि वो फिर से सरकार बनाएंगे, तो इतने महीनों के देरी की क्या जरूरत थी? देखिए, ये इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष ये है कि जो समाचार हम तक पहुंचते हैं वो, और दूसरा राजनीति का एक अपना अंदर का खेल होता है जिसके विषय में वो खबरें बाहर नहीं आ पाती हैं। तो जो राजनीति के अंदर की खेल हैं उनके विषय में मेरी जानकारी तकरीबन ना के बराबर है, तो उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जो देरी का मसला है वो दोनों ही दलों की जो अपनी नीतिगत स्थिति है उसको लेकर है। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि इस बीच में जेएनयू का एक वाकया हुआ, आज़ादी को लेकर लगातार विमर्श चलता रहा। तो ऐसी स्थिति में अगर इसमें जल्दबाजी की जाती, अगर ऐसा होता कि पीडीपी जिस समय में जेएनयू का वाकया चल रहा था और उस समय में ही पीडीपी बीजेपी की सरकार बन जाती, तो शायद जो आज़ादी की बात कश्मीर में उठती है और जो सरकार ने जिस तरीके से जेएनयू की तरफ अपना जिसे कहते हैं पूरी ताकत लगा दी थी, तो शायद ये संभव था कि वो ताकत उतनी ज्यादा सशक्त तरीके से नहीं लगाई जा पाती। तो एक कारण मुझे लगता है बहुत स्पष्ट तौर पर ये रणनीति का था। दूसरी बात हमें ये याद रखनी पड़ेगी कि अब चुनाव आने वाले हैं, तो एक सीधा इशारा जो है वो रीजनल बीजेपी हमेशा जब भी कोई गठबंधन करती है उन पार्टियों से जो कि क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, उनके बीच के तालमेल वो हमेशा दूसरे चुनाव के साथ में मिलाकर चलती है। तो आसाम का चुनाव अभी हमारे सामने है और आसाम में बीजेपी का गठबंधन जो है वो एजीपी से होने वाला है। तो इसलिए एक सीधा इशारा, इसका दूसरा पक्ष जो मुझे लगता है वो ये है कि एक इशारा उस तरफ भी है कि अगर मान लीजिए, मैं कह रहा हूं अगर, अभी हमें चुनाव के नतीजों के बारे में पता नहीं है, कि अगर आसाम में कुछ होता है तो ये इशारा है कि कुछ ना कुछ बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जा सकता है। नहीं, एक इशारा ये भी है शरद प्रधान जी, एक इशारा ये भी है, और पवन से भी पूछूंगी इसके बारे में, कि दोनों के बीच में, दोनों पक्षों के बीच में जितनी बातचीत हो रही थी उसमें अंत में ऐसा नजर आ रहा है कि बीजेपी हावी हुई है, क्योंकि पीडीपी बीच में बात कर रहा था कुछ नई शर्तों का, वो कुछ शर्तें मानी नहीं गई है। अगर कोई डील हुई है तो क्या डील हुई? लेकिन आप देखिए, नहीं तमन्ना, टोटलिटी में देखिए तो बीजेपी को हावी नहीं माना जाएगा। बीजेपी तो अल्टीमेटली इसमें देखिए, अगर बीजेपी हावी रहती तो नहीं बनाती सरकार। नुकसान बीजेपी का उतना नहीं था जितना पीडीपी का होता, लेकिन ये दिखाता है कि बीजेपी ने आखिर में जो है उनके सामने बीजेपी झुकी है। ठीक है, सारी कंडीशन नहीं मानी गई, उनकी भी सारी कंडीशन नहीं मानी गई है, बीजेपी की भी सारी कंडीशन नहीं मानी गई हैं। और अभी जो तनातनी चल रही है उसमें भी आप देखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए इनका जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इसमें बीजेपी के डबल स्टैंडर्ड जाहिर होते हैं। जैसा हिलाल ने अभी कहा दबे शब्दों में, वो हकीकत वही है कि जेएनयू के मामले में ये इतना शोर मचाते रहे, सेडिशन का चार्ज सेपरेटिस्ट बना दिया वहां के स्टूडेंट्स को, जिन्होंने कहीं अपनी मीटिंग में कश्मीर की आजादी के नारे सुन लिए। लेकिन यही पीडीपी जो वही बात करती है या अफजल गुरु के लिए बात करती है, अफजल गुरु के, तो इनको कोई तकलीफ नहीं उसके साथ अलायंस करने में। ये जाहिर करता है बीजेपी के डबल स्टैंडर्ड्स और मजबूरी दिखाता है कि उन्होंने पीडीपी के साथ अल्टीमेटली अलायंस किया।
ओके पवन, क्या मजबूरी दोनों तरफ की थी? क्योंकि ऐसे भी खबरें आ रही थी कि पीडीपी के जो एमएलए हैं वो दबाव डाल रहे थे महबूबा मुफ्ती पर कि आप सरकार बनाइए नहीं तो हम रिवोल्ट करेंगे। एक तरह से अपने पार्टी को बचाने के लिए भी महबूबा मुफ्ती को डिस्कशन टेबल पर आना पड़ा। अब देखिए, जम्मू कश्मीर की सियासत के दो पहलू हैं, जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस। भाजपा जो है वो जम्मू प्रोविंस में सबसे ज्यादा वोट लेकर पहुंची है और पीडीपी कश्मीर प्रोविंस में। तो दोनों की अलग अलग सियासत है। जिस तरह जब ये सरकार बनी थी तो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने तब कहा था कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मिलन है। बहुत कठिन था लेकिन मिलन हुआ है। अब यहां पर मेन मुद्दा जो है वो लोगों के लिए है कि डेवलपमेंट हो, लोगों के काम हो। तो उसी को नजरिए में रखते हुए दोनों पार्टियों ने स्टेप उठाया था कि हम मिलकर काम करेंगे। हालांकि बीच में पीडीपी के जब मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया था, पूर्व मुख्यमंत्री जी का, उसके बाद एक दबाव जो राजनीति के ऊपर था कि पीडीपी चाहती थी कि उनकी जो शर्तें हैं, बहुत से प्रोजेक्ट थे, 3-4 उनकी बड़ी डिमांड थी कि उनको माना जाए। तो भाजपा उस समय इस स्थिति में नहीं थी कि सरकार जल्द में सरकार बनाए। इतना समय वहां पर इंतजार में लगा और आखिर में जब महबूबा वहां पर दिल्ली में उन्होंने डेरा डाला और कई नेताओं से बात हुई, जब पीएम से मिली, तब ये रास्ता साफ हो गया कि सरकार बनेगी। अब हम बात करें कि किसके ऊपर ज्यादा दबाव था, वो एक लंबी बहस चली जा सकती है, लेकिन दोनों पार्टियों का जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर एक कदम उठाया गया है, जिसकी आज यहां पर पूरे राज्य में लोग जो है वो सराहना भी कर रहे हैं, विपक्षी जो है वो विरोध भी कर रहे हैं। ओके हिलाल, अब सवाल बनता है कि ये सरकार काम कैसे करेगी? क्योंकि कुछ महीनों तक जो बीजेपी पीडीपी की सरकार काम कर रही थी उसमें भी कुछ हाथ विवाद हुए थे। दोनों पार्टियों में सोचने का तरीका अलग है, विचारधाराएं बहुत अलग हैं, सिक्योरिटी को लेकर इश्यूज हैं। तो आगे आप किस तरह का फ्यूचर देख रहे हैं इस बीजेपी और पीडीपी सरकार के लिए? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बीजेपी की जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि अगर क्षेत्रीय पार्टी के साथ में आप एक गठबंधन कर रहे हैं और यहाँ केवल कश्मीर की बात नहीं, कश्मीर के अंदर जो बीजेपी का स्टैंड 370 को लेकर है जी, उसको लेकर बीजेपी को एक बार रीथिंक करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ में जो विकास की बात, देखिए, जो सबसे बड़ा गतिरोध था वो इस विषय को लेकर था कि आखिर जो निर्णय हुए उन्हें पब्लिक किया जाए और जो पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी वो पैकेज पूरा का पूरा उन्हीं शर्तों पर पब्लिक तरीके से डिलीवर हो, वो नहीं हुआ और इसीलिए गतिरोध बन गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रांसपेरेंसी है, अगर पारदर्शिता होगी गठबंधन में तो गठबंधन चलेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो राजनीति जो कह रहे थे अभी पवन की, एक तरफ तो जम्मू है, दूसरी तरफ कश्मीर है, लेकिन तीसरी तरफ लद्दाख भी है। तो अगर जम्मू कश्मीर के विकास को देखना पड़ेगा तो तीनों क्षेत्रों की अलग अलग डिमांडों को जो मांगे आ रही हैं उनको उनकी विशिष्टता के साथ समझने की जरूरत है। अगर दोनों पार्टियां मिलकर उसमें एक सामंजस्य की स्थिति बना पाती हैं तो सरकार चलेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार चलेगी क्योंकि जितनी जरूरत पीडीपी को है उससे ज्यादा जरूरत बीजेपी को पीडीपी की है। और जो पॉइंट शरद प्रधान जी आप रख रहे थे, एक नेशनल लेवल पर अब विपक्ष के लिए मौका मिल गया कहने के लिए कि देखिए बीजेपी के डबल स्टैंडर्ड्स हैं और आप पीडीपी जैसे पार्टी के साथ कैसे हाथ मिला सकते हैं जब आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो नहीं, राष्ट्रवाद की बात नहीं, राष्ट्रवाद की बात आप करिए, लेकिन जो डिस्टॉर्टेड राष्ट्रवाद की बात करते हैं उसको एक तरफ आप कह रहे हैं कि उन लोगों ने जिन्होंने अफजल गुरु के फेवर में नारे लगाए वो जो है देशद्रोही हैं, सेडिशन का चार्ज लग गया उनके ऊपर। दूसरी तरफ आप उस पार्टी को जिसने उसी तरीके के वो जो सब्सक्राइब करता है उस थ्योरी को, उस आइडियोलॉजी को, उसके साथ आप अलायंस कर रहे हैं क्योंकि आपको पावर चाहिए। और देखिएगा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इनके डबल स्टैंडर्ड्स एक्सपोज होंगे। जब जो इलेक्शंस होने वाले हैं दूसरी जगह, ऑपोजिशन नेचुरली इस बात को रेज करेगा। और देखिए, अगर जहां तक डेवलपमेंट की बात है, तो डेवलपमेंट अगर ये ऑब्जेक्टिव तरीके से वाकई में चाहते हैं तो बीजेपी बहुत कुछ कर सकती है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी। अगर वो और कश्मीर में बहुत सी प्रॉब्लम्स इस वजह से हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सा पैसा वहां करप्शन में लूटा गया है जी। यूथ के पास जॉब्स नहीं है। अगर जॉब्स क्रिएट होंगे, ये अब दिखाना पड़ेगा कि कितनी सिंसियर है बीजेपी उस कश्मीर के डेवलपमेंट में। तो पवन, आपने इस कॉम्बिनेशन की जो पहली सरकार बनी थी उसकी वर्किंग काफी नजदीकी से देखी है, उसको देखते हुए क्या चुनौतियां हैं अब इस नई सरकार के सामने जो शायद अगले कुछ दिनों में बन जाए?
अब देखिए, जो सरकार पहले जब बनी थी मार्च महीने में 2015 में, उस समय जो एजेंडा ऑफ अलायंस दोनों ने तय किया था, उसके तहत जो काम जहां पर हुए हैं, काफी काम अगर हम बात करें तो लोगों के काम हुए हैं। लेकिन बीच में जो 2.5 महीने का गैप आया, उस समय गवर्नर रूल था, गवर्नर रूल में भी काम जहां पर हुए हैं। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं सियासत को लेकर, डेवलपमेंट की, तो यहां पर अफजल गुरु का मुद्दा एक साइड रह जाता है, क्योंकि यहां पर कश्मीर, जम्मू और लद्दाख के लोगों के हित के लिए जिस तरह से जो एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया गया था, उसी को नजर में रखते हुए जिस तरह से काम हो रहे हैं, तो वो मुद्दे एक साइड में रह जाते हैं। जैसा कि पीडीपी ने भी कहा था कि उन मुद्दों को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो मुद्दे ऐसे हैं जो मरे हुए सांप की तरह हैं कि आप कब तक उनको अपने गले में लटका कर रखेंगे। तो ये एक बड़ा एक अहम फैसला लिया गया था बैठक में कि हम जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पवन, हमसे बात करने के लिए। हिलाल और शरद प्रधान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।